पिछले कुछ महीनों में हमने कई नए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को देखा है और वे कैसे विदेशी वायु सेनाओं में क्रांति ला सकते हैं। पहला था साउथ कोरियन KAE KF-21, एक ट्विन इंजन ट्विन सीट वाला मल्टीरोल एयरक्राफ्ट जिसके लक्ष्य F-35 के समान है। दूसरा था तुर्की का TAE TF कान, जो F-16 को बदलने वाला एक मल्टीरोल फाइटर है। दोनों विमानों ने अपनी पहली उड़ानें भर ली हैं। आज हम भारत के घरेलू उपाय पर नजर डालेंगे, एक 5वीं पीढ़ी के विमान जिसे HAL एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA कहा जाता है। AMCA प्रोजेक्ट 2010 का है। उस समय भारतीय वायुसेना सुखोई के साथ एक लड़ाकू विमान का निर्माण करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रयास कर रही थी, जिसे सुखोई HAL 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। उस वर्ष अक्टूबर में AMCA कार्यक्रम का एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था और 2013 तक एक प्रारंभिक डिजाइन चरण चल रहा था। इस परियोजना का नेतृत्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कर रहे थे। नवंबर 2013 में CAD में 9 अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए थे और फिर अगले वर्ष उनका अध्ययन किया गया। 2014 के अंत तक इन डिजाइनों का विंड टनल और रडार क्रॉस सेक्शन परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप 9 डिजाइनों में से एक को अंतिम रूप दिया गया और 2015 तक मूल विन्यास को अंतिम रूप दे दिया गया था। यह डिजाइन एक ट्विन इंजन डायमंड ट्रेपेजॉइडल विंग वाला एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें वीटेल और एक सिंगल पायलट के बैठने के लिए बबल कैनोपी होगी। अधिकांश अन्य 5वीं पीढ़ी के डिजाइनों की तरह AMCA कॉन्सेप्ट F-35 जैसा दिखता था, संभवतः कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ चपलता को संतुलित करने का एक उपोत्पाद। यह डिजाइन रूपरेखा भारतीय वायुसेना को 26 में प्रस्तुत की गई थी। उसी वर्ष वायुसेना ने औपचारिक रूप से डिजाइन अवधारणा को स्वीकार कर लिया। वैचारिक चरण के मुख्य लक्ष्यों में से एक ऐसे विमान के साथ आना था जो अभी भी अपेक्षाकृत नए सुखोई Su-30 MKE रूस के फ्लैंकर एज के आधिकारिक भारतीय निर्यात संस्करण को बदल सके। यह अपने आप में एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। सुखोई 30 की नवीनतम पुनरावृत्तियों यकीनन पूर्व में उत्पादित सबसे अच्छे मल्टीरोल विमान हैं, संभावित वर्गीकृत परियोजनाओं को छोड़कर। पश्चिमी शब्दों में Su-30 को आधुनिक सुपर हॉर्नेट या स्ट्राइक ईगल के समान 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू के रूप में वर्णित किया जाएगा। इस प्रकार AMCA भारत का F-35 के बराबर होगा, एक पारंपरिक बहुभूमिका वाले विमान का हल्का, अधिक आधुनिक विकल्प, फिर भी समान मिशनों को करने में सक्षम। AMCA प्रस्ताव को कई भूमिकाओं को पूरा करना होगा, अर्थात हवाई वर्चस्व, दुश्मन के हवाई बचाव का दमन, हवाई निषेध और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। अगले कुछ वर्षों में रफ डिजाइन को फ्लैश आउट किया जाएगा। यूरेशियन टाइम्स द्वारा 2020 में यह बताया गया था कि लक्ष्यों में से एक ऐसा विमान तैयार करना था जो बाहरी तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू डिजाइन सिद्धांतों का पालन करता हो, जबकि आंतरिक रूप से अधिक आधुनिक तकनीक से लैस हो, जो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू के समान हो। घरेलू स्तर पर उन्नत प्रणालियों को विकसित करने में लगने वाले समय और कठिनाई को देखते हुए यह पता चला कि AMCA के 2 शुरुआती चरण होंगे। पहला चरण मार्क 1 विभिन्न विदेशी प्रणालियों पर निर्भर करेगा, जबकि बाद में मार्क 2 संस्करण में अधिक उन्नत आंतरिक प्रणालियां और अन्य घरेलू रूप से उत्पादित तकनीक होगी। विमान के एयरफ्रेम की मूल बाहरी बनावट जानी पहचानी होगी, जो सिद्ध कम रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन सिद्धांतों को सपोर्ट करती है। एयरफ्रेम के भीतर वजन बचाने के लिए बहुत कुछ किया गया था। एक फ्लाई बाय ऑप्टिक्स प्रणाली विकसित की गई थी, जिसने फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ विभिन्न सेंसर वायरिंग को बदल दिया था। यह भी बताया गया है कि रडार कुछ नया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्तम ESA रडार का एक संशोधित संस्करण, घरेलू स्तर पर निर्मित रडार की यह श्रृंखला वर्तमान में अन्य भारतीय वायुसेना के विमानों पर परीक्षण की जा रही है, अर्थात HAL तेजस, एक डेल्टा विंग फाइटर, जिसे अंततः HAL TBF MiG-19 और फ्लैंकर के अनुकूल बनाने की योजना है।
जैसे तुर्की के TFKN फाइटर के साथ भारत में एक और चुनौती घरेलू इंजन उत्पादन है। 21 में यह घोषणा की गई थी कि परियोजना का लक्ष्य एक अर्धदेशी इंजन विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम है, और 23 में यह पता चला कि यह इंजन विकास हॉरिजन 2047 नामक एक संयुक्त भारत फ्रांस साझेदारी के तहत होने की संभावना है। 23 तक विकास के 7 साल बाद यह घोषणा की गई थी कि AMCA डिजाइन चरण पूरा हो गया था। 2024 में प्रोटोटाइप विकास परियोजना को डिजाइन के वर्तमान पुनरावृत्ति के 5 काम करने वाले प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दिया गया था। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO ने इसकी पुष्टि इस उम्मीद के साथ की थी कि पहला प्रोटोटाइप 27 तक पूरा हो जाएगा। पहली उड़ान रोल आउट के लगभग 1 साल बाद की जाएगी। यह शुरुआत में अपेक्षा से थोड़ा देर से है। 2020 में यह बताया गया था कि पहली उड़ान 24 या 25 के लिए नियोजित थी। जैसा कि यह वर्तमान में है, विमान के मार्क 1 संस्करण को 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 90 किलोवाट बिजली का उत्पादन करते हैं। तो विमान के प्रदर्शन की कितनी उम्मीद है? यह देखते हुए कि अधिकांश परियोजना अपेक्षाकृत वर्गीकृत है और विमान अभी भी प्रोटोटाइप चरण में है, हमें जेन्स द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से अनुमान लगाना होगा। नापने वाला पहला और सबसे स्पष्ट तत्व सामान्य प्रदर्शन है। कई 5वीं पीढ़ी की अवधारणाओं की तरह यह घोषणा की गई है कि AMCA में सुपर क्रूज क्षमताएं होने की संभावना है। पूरी शक्ति से यह 2.14 मैक की शीर्ष गति प्राप्त करने में सक्षम होगा। यदि यह संख्या सही है तो यह इसे अधिकांश अन्य 5वीं पीढ़ी के डिजाइनों की तुलना में काफी तेज बना देगा। F-35, KF-21, Su-75, J-31 और TFKN सभी की दावा की गई गति लगभग 1.8 मैक है, जिसमें केवल चीन का J-20 2.0 मैक पर करीब आता है। ऊंचाई के संदर्भ में दावा की गई सेवा छत लगभग 65,000 फीट होगी, जो अधिकांश 5वीं पीढ़ी के डिजाइनों से थोड़ी अधिक है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। फिर से इस संख्या को संदेह के साथ लिया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि विमान का काम करने वाला प्रोटोटाइप अभी पूरा नहीं हुआ है। यह प्रभावी लड़ाकू सीमा इसे फ्लैंकर के लिए एक मैच बनाती है, जबकि माना जाता है कि यह F-35 और KF-21 के लिए लड़ाकू रेंज से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। आयुध के संदर्भ में AMCA को 14,300 पाउंड तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सभी 5वीं पीढ़ी के डिजाइनों की तरह इसे आंतरिक और बाहरी भंडारों में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से 3,300 पाउंड युद्ध सामग्री रखी जा सकती है। काल्पनिक रूप से यह 6 MiG-82 या FAB-500S या 2 MiG-82S के साथ एक एकल MiG-83 के लिए अनुमति देगा। बाहरी हार्ड पॉइंट की एक अपुष्ट संख्या भी है, जो आगे 11,000 पाउंड हथियारों की अनुमति देती है। इसके विपरीत सुखोई 30 MKI लगभग 18,000 पाउंड, F-15E 23,000 पाउंड और इसी आकार का विमान F-35 18,000 पाउंड ले जा सकता है। AMCA की छोटी भंडार क्षमता इसके पेलोड वितरण को सीमित कर सकती है, हालांकि यह समग्र मिशन प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसका उदाहरण देने के लिए समान आकार का F-16C कागज पर अपने 2 आंतरिक तोरणों पर 6 हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार ले जा सकता है। यदि ट्रिपल क्लस्टर्ड तोरण संलग्न हैं, साथ ही 2 और तोरण हैं जो 2 हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार रखते हैं, और साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए 4 बाहरी तोरण हैं। हालांकि इस स्तर की मारक क्षमता के साथ काम करना असंभव है। हवा से जमीन पर मार करने वाले अधिकांश F-16 2 से 4 AG हथियार ले जाते हैं, जिससे 2 इनबोर्ड तोरणों पर ड्रॉप टैंक के लिए जगह बच जाती है। यह संभवतः AG स्टोर को 4,000 पाउंड या उससे कम पर रखेगा। इस प्रकार लड़ाकू के आंतरिक भंडारों की सीमा के लिए या उसके विरुद्ध तर्क दिया जा सकता है, हालांकि व्यवहार में इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशिष्ट आयुध प्रकारों के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया है कि TFCAN के समान विमान को कई स्वदेशी प्रणालियों के आसपास बनाया जाएगा, जो वर्तमान में काम कर रही है। इसमें कई प्रकार के सटीक निर्देशित युद्धाभ्यास और लेजर निर्देशित बम,
साथ ही साथ कई हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। स्टैंडोनॉफ हथियारों के संदर्भ में विमान विभिन्न प्रकार की इंफ्रारेड और सक्रिय रडार निर्देशित मिसाइलों का उपयोग करेगा, जिन्हें अस्त्र कहा जाता है। मिसाइलों का घरेलू रूप से उत्पादित परिवार। अस्त्र की वास्तविक क्षमताओं के बारे में ज्यादा कुछ झांक नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने 17 में मिसाइल के शुरुआती संस्करणों को अपनाना शुरू कर दिया था, जबकि आगे के संस्करण जो AMCA पर पाए जाएंगे अभी भी विकास के अधीन हैं। सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान देने योग्य है। 80 और 90 के दशक में विमान के डिजाइन ट्विन सीट सेटअप से दूर हो गए, क्योंकि स्वचालित प्रणालियों में अधिक विश्वास रखा गया था। हालांकि आज हम देखते हैं कि कई डिजाइनर ट्विन सीट सेटअप पर वापस लौट रहे हैं। उदाहरण के लिए चेंगडू J-20 शुरू में एक सिंगल सीट वाला विमान अब एक ट्विन सीट मल्टीरोल विमान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया के KF-21 में भी ट्विन सीट सेटअप है। इसके कई कारण हैं। टॉप गन जैसी फिल्मों के लिए धन्यवाद। अधिकांश जानते हैं कि रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर RIO या वेपन्स सिस्टम ऑफिसर WSO महत्वपूर्ण थे, और यह भूमिका रडार चेतावनी रिसीवर पर नाखून या स्पाइक्स को बुलाने से परे थी। व्यवहार में RIO या WSO कई प्रकार की सूचना गहन प्रणालियों का ध्यान रखेंगे, जिसमें लक्ष्यीकरण पॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स और रडार स्पेसिफिक्स शामिल हैं। और निश्चित रूप से रडार चेतावनी रिसीवर पर नजर रखना और आमतौर पर सामने वाले व्यक्ति की मदद करना सी। आज यह समान है, लेकिन डेटा लिंक से संबंधित कार्यों, ड्रोन टास्किंग और क्रॉस सिस्टम नेटवर्किंग के अन्य रूपों पर बढ़ते फोकस के साथ हवाई संपत्तियों के साथ साथ जमीन, समुद्र और भविष्य में अंतरिक्ष पर इकाइयों या उपयोगिताओं के बीच विभिन्न प्रणालियों को अकेले प्रबंधित करने की कोशिश करने की तुलना में एक टीम के रूप में काम करने के स्पष्ट लाभ हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा जब एक एकल सीटर विमान जैसे F-16 को अनिश्चित वातावरण में एक विशेष मिशन के साथ काम सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए 2 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के साथ विवादित हवाई क्षेत्र में एक सटीक हड़ताल, उसे एक पर एक लक्ष्यीकरण पॉड या AG रडार और दूसरे पर संभवतः डेटा लिंक के साथ HSD पर नजर रखनी होगी। पायलट ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन क्या यह कार्य एक के बजाय 2 के बीच विभाजित करके बेहतर और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है? यह सब ध्यान में रखते हुए यह देखना आसान है कि यह परियोजना कितनी महत्वाकांक्षी है। ऐसा लगता है कि KF-21 की तुलना में तुर्की के TFKN के साथ इसमें अधिक समानता है। दोनों परियोजनाओं ने निश्चित रूप से बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। TFKN का उद्देश्य F-16 को बदलना है और AMCA का उद्देश्य फ्लैंकर H को बदलना है। दोनों डिजाइन अनिवार्य रूप से खरोंच से शुरू होते हैं। F-16 और फ्लैंकर दोनों ही 1970 के दशक के शानदार डिजाइनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें दशकों से संचित सैकड़ों हजारों घंटे के उड़ान समय, अनुसंधान और सुधार के साथ सभी द्वितीय विश्व युद्ध से उभरने वाले सर्वश्रेष्ठ रूसी और अमेरिकी दिमागों के साथ निर्मित हैं। यह कहना कम से कम सराहनीय है कि दक्षिण कोरिया, तुर्की और भारत जैसे देश इन महान डिजाइनों को मात देने के लिए घरेलू स्तर पर कुछ उत्पादन करने का लक्ष्य बना रहे हैं। इस तरह की महत्वाकांक्षा को गलत माना जा सकता है, लेकिन दक्षिण कोरिया और तुर्की दोनों के पास पहले से ही हवा में काम करने वाली अवधारणाएं हैं। अगला दशक देखने में बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये घरेलू परियोजनाएं परिपक्व होती हैं।